हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 200 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आरबी के सर्कुलर्स के ऊपर बेस्ड हैं और ये हमारी इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। सो इट इज थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर केवाईसी पर्पस वेयर कस्टमर इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे हम किस कस्टमर की बात कर रहे हैं? ये अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। केवाईसी पर्पस के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर हम उन लोगों को मानेंगे जो नेचुरल पर्सन्स हैं, चाहे वो अकेले तौर पे काम कर रहे हों, चाहे वो इकट्ठे होकर काम कर रहे हों या वन और मोर जुडिशियल पर्सन्स हों। अगर उनका ओनरशिप और एंटाइटलमेंट कितने परसेंट से ज़्यादा है और किस में है वो, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं। तो हमारी ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारी ऑप्शंस में ये 25% प्रॉफिट और शेयर्स का, 15% कैपिटल और प्रॉफिट्स का, 10% वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स का, 20% एसेट्स और रेवेन्यू का। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हम यहाँ पे बात किन की कर रहे हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस की या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की। उनके केस में बेनिफिशियल ओनर बनने के लिए ये शेयर कितना है और ये किसका परसेंट है? फ्रेंड, दिस इज 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स। अगर यही क्वेश्चन कंपनी का होता, यही क्वेश्चन पार्टनरशिप का होता, यही क्वेश्चन अगर ट्रस्ट से रिलेटेड होता, तो फिर हम 15% ना कह के हम 10% कहते। तो ये ध्यान रखना है, इट इज 10% इन दीज केसेस but it continues to be 15% in this case. While updating customer KYC, if there is no change in the KYC information, a self-declaration from customer in this regard shall be obtained, which customer can send through which of the following. So जब भी हम कस्टमर KYC को अपडेट करें और उसमें कोई चेंज नहीं है केवाईसी इंफॉर्मेशन में, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कस्टमर के द्वारा। इस मामले में कस्टमर इसको इनमें से किस मीडियम से भेज सकता है? कस्टमर ईमेल आईडी जो आरई के साथ रजिस्टर्ड है, कस्टमर मोबाइल नंबर जो आरई के साथ रजिस्टर्ड है, एटीएम के थ्रू कर सकता है कस्टमर, डिजिटल चैनल्स के थ्रू कर सकता है। तो ये अलग अलग हमें स्टेटमेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर हमें यहां से प्रोवाइड करना है 1 and 2 ओनली से या 1 to 4 एनी से या 1 to 4 ओनली से या 1 3 4 ओनली से। तो इनमें से वो किस माध्यम को, किस चैनल को वो यूज कर सकता है, ये कंफर्मेशन भेजने के लिए जो सेल्फ डिक्लेरेशन की फॉर्म में होगी। सो आई एम श्योर आप इसका आंसर दे पाएंगे। कोशिश करें आंसर देने की। फ्रेंड, इनमें से ये कोई भी ऑप्शन हो सकती है आउट ऑफ दीज 4।
It could be any medium. So option B becomes our answer. Let us go to question number 3. If a term deposit matures and proceeds remain unpaid, amount left unclaimed with bank shall attract what rate of interest? टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो चुका है लेकिन कस्टमर ने उसका पैसा विड्रॉ नहीं किया, सो यो बैलेंस अकाउंट में रहेगा, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट रेट क्या देगा? ये हमारे ऑप्शंस हैं. एज एप्लीकेबल टू सेविंग बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन मैच्योर्ड टर्म डिपॉजिट, 1 or 2 whichever is lower, 1 or 2 whichever is higher. तो 1 and 2 मीन्स यहाँ पे A and B. तो हम इसको लिख सकते हैं A and B. तो एज एप्लीकेबल टू सेविंग बैंक अकाउंट और एज कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन मैच्योर टर्म डिपॉजिट, और ए और बी विच एवर इज लोअर, या ए और बी विच एवर इज हायर. सो इन दिस पर्टिकुलर केस सेविंग बैंक अकाउंट और जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है मैच्योर एफडी के ऊपर, उसमें से विच एवर इज हायर, so that will be paid by the bank. Sorry, whichever is lower, that will be paid by the bank. इन दोनों में जो कम होगा, अगर सेविंग बैंक वाला कम है तो ये दिया जाएगा, अगर मैच्योर्ड एफडी का कॉन्ट्रैक्टेड रेट कम है तो ये दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. एट प्रेजेंट which of the following type of floating rate loans are required by banks to be mandatorily linked to external benchmark instead of MCLR of the banks? जो प्रेजेंट रूल्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट लोन्स आपको बताए जाएंगे उनमें कौन सा वो लोन है जहाँ पे EBLR सिस्टम को यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ MCLR सिस्टम. तो ये हैं पर्सनल लोन्स, ये हैं रिटेल लोन्स, ये हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को लोन्स, ये हैं मीडियम एंटरप्राइज को लोन. तो ये आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इन्हीं में से हमें चूज करके ये आंसर देने हैं. 1 to 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 to 4 ऑल, या 1 and 3 ओनली. सो क्या आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? तो इससे आपका जो प्रेपरेशन है वो भी टेस्ट हो रहा है, साथ साथ में आरबी की जो करंट गाइडलाइंस हैं तो वो भी आपके साथ में कवर हो रही हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शैल बी द आंसर? किन किन केसेस में मैंडेटरी बेसिस के ऊपर EBLR बेंचमार्क को अडॉप्ट किया जाएगा? पर्सनल लोन्स के लिए यस, रिटेल लोन्स के लिए यस, MSC लोन्स के लिए यस, मीडियम एंटरप्राइज लोन्स के लिए यस. तो दिस मीन ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर. तो फ्लोटिंग रेट इनके लिए यूज किया जाएगा. अब एक्सटर्नल बेंचमार्क में हमारे पास RBI का रेपो रेट है या FBIL ट्रेजरी बिल की जो यील्ड तय करता है उसके कुछ रेट्स को भी हम एज EBLR पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, प्रमोशन एग्जाम को पास करने के लिए व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी? बेस्ट स्ट्रेटेजी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो आवर सिलेबस. आप अपने सिलेबस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगे. सिलेबस में नॉर्मली एक तो होता है जनरल बैंकिंग जो सभी बैंकों के लिए कॉमन है, एक आपके इंटरनल सर्कुलर्स हैं जो बैंक वाइज डिफरेंट होंगे. इसके अलावा कुछ बैंकों में फाइनेंशियल जीके होता है, कुछ बैंकों में जनरल अवेयरनेस होता है, सो कुछ बैंकों में इसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं. इसीलिए आप अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लेना और फिर
स्टडी में आपका फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रमोशन एग्जाम मिनिमम मार्क्स का एग्जाम नहीं है, ये मैक्सिमम स्कोर का एग्जाम है। और वो पॉसिबल है जब आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपको इंटरनल सर्कुलर आपके खुद करने होंगे, उनको पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, सो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। लेकिन जहाँ तक जनरल बैंकिंग है, उस पर्पस के लिए आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ से बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ स्टडी नोट्स, आरबीआई की रूल्स की समरी फॉर 1 ईयर पीडीएफ में, गवर्नमेंट स्कीमों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ आप हमारी वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, हमारी ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं तो वहाँ रिलेटेड कोर्स को लोकेट करके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है रियल टाइम बेसिस के ऊपर, तो उसके लिए 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री में अवेलेबल हैं। लेकिन ये हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो वो हमारी वेबसाइट कौन सी है? वो हमारी वेबसाइट है CIBJIBonline.com। हालांकि ये मॉक टेस्ट JIB एग्ज़ाम के हैं, लेकिन JIB एग्ज़ाम के अंदर इंडियन इकोनॉमी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इसमें जो सिलेबस है वो पूरे का पूरा तकरीबन आपके प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल है। इसीलिए अगर आप इन 20 टेस्ट्स को कर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके स्कोर को बेटर करने के लिए। तो अभी तक अगर आपने इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया है, हमारी वेबसाइट में जाइए, लॉगिन करिए JIBCIBonline.com और इनका बेनिफिट लीजिए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे वेबसाइट हमारी अलग है। तो ये हमारे कोर्सेज की वेबसाइट है और ये हमारे मॉक टेस्ट की वेबसाइट है। तो इनमें आपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी वाले मॉक टेस्ट यूज करने हैं। तो चलिए अब हम वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस, मैक्सिमम पर मंथ लिमिट कितनी हो सकती है उस प्रकार की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए? ध्यान रखना, एक तो ये आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, इनवर्ड भी हो सकती हैं, आउटवर्ड भी हो सकती हैं। सो पीपीआई में इन ट्रांजैक्शन की हमने बतानी है मैक्सिमम मंथली लिमिट। तो ये लिमिट है 1 लाख रुपीस, ये लिमिट है 50,000, ये है 75,000, ये है 1,20,000 मैक्सिमम पर मंथ लिमिट। सो वो भी आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर? हमारा आंसर क्या रहेगा? सो हमारा आंसर रहेगा 50,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट कलेक्टेड बाय नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर। एक तो बैंक पीपीआई इश्यूअर्स हो सकते हैं, एक नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर्स हो सकते हैं। वो नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर्स जो पीपीआई इशू करते हैं, उनको किस प्रकार का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास? तो दे हैव टू मेंटेन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट फॉर कीपिंग दीज फंड्स। तो ये अकाउंट कौन सा होगा? तो ये रहेगा करंट अकाउंट, ये रहेगा एस्क्रो अकाउंट, ये रहेगा सेविंग बैंक अकाउंट, ये रहेगा ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट रहेगा ये? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड।
सो विच अकाउंट इट विल बी? फ्रेंड्स, ये अकाउंट रहेगा एक एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? तो दीज अकाउंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट अकाउंट और नो लियन अकाउंट। तो इस ट्रस्ट अकाउंट में, इस एस्क्रो अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट होगा। इन अकाउंट्स के अंदर रखा हुआ पैसा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है। सो एस्क्रो अकाउंट में कोई भी बैलेंस हो उसको नॉर्मल विड्रॉल्स के लिए यूज नहीं होना होता, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होना होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या होगा? ये जो पीपीआई इशू किए गए, इन पीपीआई को पे करने के लिए इस पैसे को यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what is maximum extent in case of standalone primary dealers to avail FCNRB loans? So standalone primary dealers FCNRB loans को अवेल कर सकते हैं। हमने बताना है अपने नेट ऑन फंड्स का वो मैक्सिमम कितने % ये लोन अवेल कर सकते हैं। इट इज 10%, इट इज 20%, इट इज 25% या इट इज 30%। यस, व्हाट शैल बी द आंसर? क्या आंसर बनेगा? कोशिश करें आंसर प्रोवाइड करने की। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 10%, 20%, 25% या 30%? फिर वो अपने नेट ओन्ड फंड्स का 25% तक FCNRB लोन ले सकते हैं। तो यहाँ से दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो उनको FCNRB लोन अवेल वो कर सकते हैं अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव टोटल एसेट ऑफ नॉट लेस देन हाउ मच अमाउंट? अगर किसी कंपनी ने अपने आप को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्लासिफाई करवाना है तो उसका टोटल एसेट साइड कितना होना चाहिए? ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद अदर CIC इन द ग्रुप विच रेजेस और होल्ड्स पब्लिक इशू। तो ये अकेली CIC का भी हो सकता है या उसी ग्रुप के अंदर अगर कोई दूसरी CIC है उसके एग्रीगेशन के साथ भी हो सकता है। हमने बताना है टोटल एसेट साइज कम से कम कितना होना चाहिए? 50 करोड़ का, 75 करोड़ का, 100 करोड़ का या 150 करोड़ का? सो टोटल एसेट्स नॉट लेस देन, तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो ये टोटल एसेट्स 100 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए। सो ऑप्शन सी बिकम्स आवर आंसर। लेकिन ध्यान रहे ये 100 करोड़ इंडिविजुअली भी हो सकते हैं उस CIC के, या उसी ग्रुप के अंदर अगर एक से ज़्यादा CICs हैं उनके साथ एग्रीगेशन में भी हो सकता है। एन NBFC peer to peer shall put in place a board approved policy to address participant grievance or complaints within. If complaint dispute is not redressed within specified period, the participant may appeal to. So कोई भी नॉन बैंक फिनांस कंपनी जो पीयर टू पीयर लैंडिंग का काम करती है उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव करवा के एक ग्रीवांस और कंप्लेंट हैंडलिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये रेजोल्यूशन कितने पीरियड में हो जाना चाहिए? अगर ये रेजोल्यूशन इतने पीरियड में नहीं होता तो उस केस में जो पार्टिसिपेंट है वो किसको अपील कर सकता है? तो देखें हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। 1 वीक के अंदर सेबी को, 1 महीने में करना होगा कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ RBI को, ये अपील हो सकता है। 2 मंथ्स में ये सॉल्व करना होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन को, ये जाएगी कंप्लेंट।
3 महीने में इसको रिजॉल्व करना होगा। कंज्यूमर फोरम में ये कंप्लेंट जाएगी। सामने बताना है कितने पीरियड में ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो, और अगर रिजॉल्व नहीं होती स्पेसिफाइड पीरियड में तो ये अपील किसको किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? तो दिस विल बी 1 मंथ, ये 1 महीने का टाइम है। और ये अपील किसको की जाएगी? आरबीआई का सीईपी डिपार्टमेंट जो है इसको की जाएगी, सीईपीडी डिपार्टमेंट को। According to Master Direction on Framework of Incentive for Currency Distribution and Exchange Scheme for bank branches including currency chest, for cash deposit by non-chest branches under linkage scheme, the service charges to be levied by CC other than large modern CC on the chest branches, वो सर्विस चार्जेस हर 100 पीस के ऊपर कितने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये करेंसी चेस्ट कौन सा है। ये लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट नहीं है, ये अदर देन लार्ज मॉडर्न करेंसी है। तो नॉन चेस्ट ब्रांचेस अगर वहाँ पे कैश डिपॉजिट करवाती हैं तो उन्हें वहाँ कितने चार्जेस पे करने होंगे। ₹5, ₹8, ₹6 या ₹7। So how much charges they will have to pay? कितने चार्जेस वो पे करेंगे। सो ये चार्जेस क्योंकि ये अदर देन लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट है तो यहाँ पे चार्जेस बनेंगे ₹5। अगर ये लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट हो तो फिर ₹8 के चार्जेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। According to Master Directions on Scheme of Penalties for Bank Branches and Currency Chest for Deficiency in Rendering Customer Service to Members of the Public for Mutilated Notes, including deliberately cut notes and built-up notes, detected in soiled note remittance and currency chest balances, what is the penalty in addition to loss? आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है, मास्टर डायरेक्शंस हैं, पेनल्टीज की आरबीआई की स्कीम है बैंक ब्रांचेस के लिए। उसके मुताबिक अगर म्यूटिलेटेड नोट हो जिसमें डेलिबरेटली कट नोट्स भी हो सकते हैं, बिल्ट अप नोट्स भी हो सकते हैं, अगर वो सॉइल्ड नोट रिमिटेंस में पाए जाते हैं या करेंसी चेस्ट बैलेंसेस के अंदर पाए जाते हैं तो जो लॉस होगा उसके साथ साथ पेनल्टी कितनी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। ₹50 पर पीस होगा, ₹100 पर पीस होगा, ₹25 पर पीस होगा या ₹10 पर पीस होगा। तो देखिए इनमें कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। So what is the answer for question number 11? तो इसके ऊपर पेनल्टी पे करनी होगी ₹50 पर पीस, ₹50 पर पीस के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा आंसर ए। फॉर केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ हाउ मेनी काउंटरफीट नोट्स, हाउ मेनी काउंटरफीट नोट्स इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, counterfeit notes shall be forwarded immediately by nodal bank officer to local police authorities or nodal police station for investigation by filing FIR in the prescribed format. Immediately हमें FIR फाइल करनी पड़ेगी और नोट्स फॉरवर्ड करने पड़ेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को। तो कितनी संख्या हो काउंटरफीट नोट्स की सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर। So this is 4 or more, 5 or more, 6 or more या 7 or more।
क्वेश्चन नंबर 12, हमने बताना है उन काउंटरफीट नोट्स का नंबर। तो दिस इज 4 और मोर, 4 या 5 या उससे ज्यादा, 5 और मोर, नॉट 4 और मोर, 5 एंड मोर, 5 या उससे ज्यादा अगर नोट्स हैं तो इमीडिएटली ये करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सॉइल्ड नोट रेमिटेंस टू आरबीआई shall not be shown as withdrawal by currency chest। तो अगर सॉइल्ड नोट रिमिट किए जाते हैं आरबीआई को तो उसको विड्रॉल के तौर के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा। इन केस सच रेमिटेंस टू आरबीआई आर रॉन्गली रिपोर्टेड एज विड्रॉल, अगर ये रिमिटेंस गलती से भी विड्रॉल दिखाई जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टी रहेगी। वो पेनल्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ रेमिटेंस रहेगी, और वो पेनल्टी कितनी होगी ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो ये पेनल्टी रहेगी 25,000 या 50,000 या 75,000 या 1 लाख रुपीस पेनल्टी लगेगी अगर हमने सॉइल्ड नोट रेमिटेंस जो भेजी आरबीआई को, अगर हमने उसको दिखाया कि वो तो विड्रॉल है, क्योंकि वो विड्रॉल नहीं है, वो रेमिटेंस है। अगर हमने रॉन्ग रिपोर्ट किया एज विड्रॉल तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? फ्रेंड्स, दिस पेनल्टी विल बी ₹50,000, 50,000 रुपए की ये पेनल्टी है। क्वेश्चन नंबर 13, ए लॉन्ग टर्म लोन गिवन टू इंडियन कॉर्पोरेट हैज रिस्क weight of how much percent for AAA rating, how much percent for BBB rating and how much for unrated corporate। तो अगर हम किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, जैसे टर्म लोन हमने दिया या प्रोजेक्ट लोन दिया, अगर वो AAA रेटेड कॉर्पोरेट है तो रिस्क वेट कितना होगा? अगर वो BB रेटेड है, BBB रेटेड है तो रिस्क वेट कितना होगा? अगर वो अनरेटेड है तो रिस्क वेट कितना होगा? ये हमारे ऑप्शंस आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 में सो AAA का रेटिंग, BBB का रेटिंग, अनरेटेड इन कॉर्पोरेट का, और ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनमें ये रेटिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो ये हमने बताना है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए रेटिंग्स। तो इस केस में अगर वो AAA है तो 20% का रिस्क वेट होगा, अगर वो BBB है तो 100% का रिस्क वेट होगा, अगर वो अनरेटेड है तो भी 100% का रिस्क वेट होगा। यानी हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स आई एम श्योर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत यूजफुल लगे होंगे। आगे भी जितने क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे के सारे यूजफुल हैं और ये सभी स्केल्स के लिए इक्वली यूजफुल हैं। द एंड टू एंड सैंडबॉक्स प्रोसेस, जिसको हम कोहॉर्ट कहते हैं, may run for varying time periods but should ordinarily be completed within how much period starting from receipt of complete and eligible application। सब तो पहले तो हम ये सैंडबॉक्स प्रोसेस क्या होता है, सैंडबॉक्स क्या होता है या रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उस एनवायरनमेंट में डिफरेंट डेवलपर्स ये नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। और इसका जो एंड टू एंड प्रोसेस है, यानी शुरू करके अंत होने तक, इसको हम कहते हैं कोहॉर्ट। इसका नाम है कोहॉर्ट। हमने बताना है ये प्रोसेस पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है। रिसीट ऑफ कंप्लीट एंड एलिजिबल एप्लीकेशन से शुरू होगा और ये कितने पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए।
सो ये 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अभी तक कई सारी प्रोडक्ट्स विद इन दिस सैंड बॉक्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, अप्रूव हो चुकी हैं पिछले कई सालों के अंदर। तो हमने बताना है यहाँ पे वो टाइम लिमिट कितना है जिस पीरियड में ये एंड टू एंड प्रोसेस पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, सो व्हाट शैल बी द आंसर? फिर इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा रहेगा 9 मंथ्स का। सो विद इन 9 मंथ्स दिस प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड। कब से? जब से कंप्लीट एलिजिबल एप्लीकेशन मिली है। एज पार्ट ऑफ CRR फ्रेमवर्क, every scheduled bank shall maintain in India with the Reserve Bank an average daily balance, the amount of which shall not be less than prescribed percent of bank's total NDTL in India as on which date। जो हमारा CRR का फ्रेमवर्क है उसके चलते हुए हर एक बैंक ने, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने RBI के साथ एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। डेली बेसिस के ऊपर ये एवरेज बैलेंस कम से कम कितने अमाउंट रहना चाहिए। सो जो भी एवरेज बैलेंस हम तय करेंगे इसका कितने परसेंट हर समय उस अकाउंट में रहना चाहिए। तो साथ में ये भी बताना है एज ऑन विच डेट, तो ये किस डेट का होता है। तो इसमें जो हमारी ऑप्शंस हैं, तो मैं इन ऑप्शंस को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। अमाउंट ऑफ विच शैल नॉट बी लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज बैंक्स टोटल इंडिया एज ऑन विच डेट। हमने परसेंटेज नहीं बताना है, दरअसल हमने बताना इसके अंदर है कि हम वो जो आउटस्टैंड करेगा वो किस डेट का हम लेंगे। सो इट इज नॉट द मिनिमम जो मेंटेन करना है वो तो करना है, लेकिन वो किस डेट को मेंटेन करना है। लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ को लेंगे हम, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट को लेंगे, लास्ट मंडे ऑफ द मंथ को, फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ को लेंगे, या लास्ट सैटरडे ऑफ द क्वार्टर को लेंगे। यानी ये जो NDTL हम देखेंगे ये किस डेट के NDTL होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा से बोल देता हूं। CRR फ्रेम बैंक में बैंकों को, शेड्यूल्ड बैंकों को RBI के साथ जो बैलेंस मेंटेन करना है वो प्रेस्क्राइब्ड है। हमने बताना है वो NDTL जो है किस डेट का NDTL लिया जाएगा। सो लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ का लिया जाएगा, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का लिया जाएगा, फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ का लिया जाएगा, या लास्ट सैटरडे ऑफ द क्वार्टर का लिया जाएगा। तो ये लिया जाएगा लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो इसमें ध्यान रखना है इसमें एक टाइम लैग होता है एक फोर्टनाइट का, तो इसलिए हम लेंगे सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का। इन केस ऑफ टेस्ट लोन्स बीइंग ट्रांसफर्ड, अगर किसी टेस्ट लोन को बैंक ट्रांसफर करता है, इफ एक्सपोजर वैल्यू इज व्हाट अमाउंट व्हेन ट्रांसफर शैल ऑब्टेन 2 एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। तो अगर किसी टेस्ट लोन को कोई बैंक टेक ओवर करता है, सो बैंक ए के पास एक टेस्ट लोन है, बैंक बी इसको टेक ओवर करता है, तो यहां पे बैंक बी बन गया ट्रांसफरी बैंक, तो बैंक ए बन गया ट्रांसफरर बैंक। तो इस केस में ट्रांसफरर बैंक को 2 एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लेनी होंगी। तो ये कितने अमाउंट से ऊपर ये वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये अमाउंट है 50 करोड़ का, ये अमाउंट है 75 करोड़ का, इट इज 100 करोड़ और इट इज 150 करोड़।
तो दो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स इनमें से किस अमाउंट या उससे ऊपर के लिए लेनी पड़ेंगी, उससे नीचे की जरूरत नहीं है। तो अगर उस एक्सपोजर का अमाउंट 100 करोड़ या उससे ऊपर है तो जो ट्रांसफर बैंक है, हमारे केस में बैंक ए, तो उसको ये दो एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लेनी होंगी बिफोर द टेस्ट लोन इज ट्रांसफर्ड। इन सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन the total exposure of an originator to the securitization exposure belonging to a particular securitization structure or scheme should not exceed what percent of total securitization exposure created by such a structure or scheme। सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन के अंदर जो टोटल एक्सपोजर है किसी भी ओरिजिनेटर का, सो एसबीआई अगर होम लोन को सिक्योरिटाइज करवाता है तो एसबीआई बन जाता है ओरिजिनेटर। तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर और स्कीम में ये टोटल एक्सपोजर कितने अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो टोटल सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर का है, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। So in securitization transaction, total exposure of the originator to the securitization exposure belonging to a particular securitization structure should not exceed what percent of total securitization exposure created by such a structure or scheme। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ओरिजिनेटर के द्वारा ये एक्सपोजर। सो इट विल नॉट बी मोर देन 20%, ये 20% से ज्यादा नहीं होगा। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सभी क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगे होंगे। सो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये क्वेश्चंस पहुंच सकें यूट्यूब के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके यूट्यूब अगर वीडियोस लाइक किए जाते हैं तो यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक उन वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करता है बाय यूजिंग एल्गोरिदम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको लाइक करते हैं तो आप हमारी हेल्प भी करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प भी करेंगे। इसीलिए इसको इमीडिएटली लाइक कर दीजिए, बाद में मत छोड़िए, इमीडिएटली लाइक कर दीजिए, फिर हम भूल जाते हैं। और अगर हो सके तो इसके लिंक को अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर दें ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये आपके थ्रू पहुंच जाए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई वीडियोस आप मिस कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दें जो नोटिफिकेशन का आइकन है। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे ऑन टाइम मिलेंगे जिससे आप हमारे किसी भी सेशन को मिस नहीं करेंगे। तो कर दीजिए क्विकली ताकि हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर कर पाएं। यस कर दीजिए क्विकली, लाइक बटन पुश कर देंगे जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इन जनरल इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉइन्स विच कंटिन्यू एज लीगल टेंडर इन इंडिया। इंडिया में जिन कॉइन्स को अभी भी लीगल टेंडर माना जाता है उनका मिनिमम एंड मैक्सिमम डिनोमिनेशन क्या है, वैल्यू क्या है, हमने वो बताना है जो अभी भी लीगल टेंडर बने हुए हैं। तो ये है 25 पैसा एंड ₹10, ये है 50 पैसा एंड ₹20, ये है ₹1 एंड ₹50, ये है 10 पैसा एंड ₹5। हमने जो स्पेशल कॉइन्स है उनकी बात नहीं करनी, हमने इन जनरल बात करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर हमारा बनता है कम से कम ये वैल्यू 50 पैसा की है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू ₹20 की है इन जनरल जो हमारे लीगल टेंडर बने हुए हैं। Coins of 25 पैसा एंड बिलो issued from time to time
दे आर नॉट लीगल टेंडर एनी मोर। हमने बताना है ये किस डेट से लीगल टेंडर बंद हुए। जब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हमने बतानी है वो डेट जिससे ये लीगल टेंडर बंद हो गया। सो ये डेट थी 30 जून 2010, ये थी 31 दिसंबर 2010, ये था 30 जून 2011, ये था 30 दिसंबर 2011। तो हमने बताना है वो डेट जिस डेट से ये लीगल टेंडर नहीं रहे। 25 पैसा या उससे बिलो वाले कॉइन्स। सो ये डेट था 30 जून 2011। इस डेट से ये लीगल टेंडर नहीं रहे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम जुलाई 1, 2024 वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स सोल्ड बाय फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स या नॉन बैंक एडीज कैटेगरी 2 to the public for permitted purpose should not be less than what percent of value of foreign exchange notes purchased from other FMCs or ADs on a quarterly basis। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2024 से एक पुराने रूल में चेंज किया है। सो रूल के मुताबिक हमने बतानी है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स सोल्ड बाय FMFC और नॉन बैंक एडीज टू द पब्लिक फॉर परमिटेड पर्पज। जो वैल्यू किससे कम नहीं है वो हमने परसेंटेज बताना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट परचेज्ड फ्रॉम अदर FMCs। तो अगर किसी पर्टिकुलर FMC ने फॉरेन करेंसी नोट्स परचेज किए हैं तो जो भी वो पब्लिक को देंगे तो इसका कितने परसेंट कम से कम उसमें से देंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। 50%, 60%, 75% या 80%। सो पब्लिक फॉर परमिटेड पर्पज सोल्ड बाय देम टू पब्लिक फॉर परमिटेड पर्पज शुड नॉट बी लेस देन what percent of value of foreign currency purchased from other FMCs। सो जो उन्होंने दूसरे एडी बैंकों से या FFMC से परचेज किए उसका कम से कम कितना परसेंट, नॉट लेस देन, वो सेल करेंगे। सो दिस परसेंटेज इज 75%। फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को अच्छे से कर लेना। और जाने से पहले एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा। सो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर ये जो 20 मॉक टेस्ट आपको 20 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि आपका इन 2 पेपर्स का GIB का सिलेबस आपके प्रमोशन एग्ज़ाम के साथ टू ए लार्ज एक्सटेंट मैच करता है। तो ये फ्रीली अवेलेबल है आपको, तो इनको आप ज़रूर यूज़ कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे सेशंस के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।